जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, आज का क्लास बहुत ही खूंखार, शानदार, जबरदस्त होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ये व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर आपको बहुत ही खतरनाक पढ़ाने वाला है। ये व्हाइट बोर्ड देख के भागने का प्रयास न कीजिएगा। अगर आ गए हैं तो बच्चा 10 से 15 मिनट देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये मास्टर आपको क्या पढ़ाने वाला है। मेरे देश के नौजवान, आज का जो क्लास है, आज के क्लास में बताएंगे शुक्र जनन नलिका में जो शुक्राणु का निर्माण हुआ था, वो जो शुक्राणु होता है किस प्रकार से आगे बढ़ता है। यानी आज के क्लास में चर्चा होगा शुक्राणुओं के पथ के बारे में। पथ मतलब होता रास्ता, यानी शुक्राणुओं के रास्ते के बारे में बात करेंगे। कहां बनता है कल के क्लास में बताए, आज के क्लास में बताएंगे कैसे ससुर आगे बढ़ेगा, कौने कौने रास्ते से निकलेगा, किस किस प्लेटफॉर्म को पार करते निकलेगा, कौन कौन स्टेशन से गुजरेगा, आज के क्लास में बताएंगे। बाबू मिला जुला के 6-7 स्टेशन है, 6-7 स्टेशन के बारे में हम बताएंगे। मतलब किस रास्ते से निकलेगा, किससे किससे किन किन नलिकाओं से होके जाएगा, आज के क्लास में बताने वाले हैं। इसके अलावा आज के क्लास में सहायक नलिकाओं पर भी चर्चा किया जाएगा। यानी मिला जुला के परीक्षा के दृष्टिकोण से एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप गलती से भी इस क्लास को मत छोड़िएगा। आप गलती से अगर इस क्लास को छोड़ देंगे या जानबूझ के छोड़ देंगे तो बच्चा फिर परीक्षा में समस्या हो सकता है। सबसे जो पहला टॉपिक है आज का, सबसे जो पहला टॉपिक है, ये उतार देते हैं, ऐनक उतार देते हैं, उसके बाद बहुत दिक्कत होने लगता है। बढ़िया आ रहे हैं कि नहीं तुम लोग बताओ जी, अच्छा लग रहे हैं? अरे अब अच्छा लग रहे हैं और खराब हो गए हो। देखो कितना ध्यान ये सब बच्चे रखते हैं। अब बच्चा सबसे पहला हेडिंग क्या होने वाला है? तो मेरे देश के नौजवान, पहला हेडिंग होगा शुक्राणुओं का पथ। पथ बोले तो रास्ता। हेडिंग कर लीजिए शुक्राणुओं का पथ। शुक्राणुओं का पथ। आज ए देहाती मास्टर बताएगा जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किस रास्ते से होकर जाते हैं, आपका ये मास्टर बताएगा। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। मार्कर लेते हैं भाई साहब, कहाँ गया? ठीक। मेरे देश के नौजवान, आपको बताया क्या गया? पिछली क्लास में बताया गया जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर 200 से 250 पालियां पाई जाती है। बोलो पाई जाती है कि नहीं? पाई जाती है। प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्र जनन नलिका पाई जाएगी, जिसे इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूबुली बोलेंगे। ये जो 1 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है, इन्हीं नलिकाओं के अंदर एक छोटी सी कोशिका, अच्छी सी कोशिका पाई जाती है, जिस कोशिका का नाम है जर्म कोशिका, जर्म सेल। यही जो जर्म सेल होता है स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता। क्या इतना बात आपको कल के क्लास में बताया गया था? आप लोग यदि अब आपसे बात करें, हाँ आपसे, अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो बच्चा दौड़ के जाइएगा। बहुत छोटा सा क्लास है, उसको देख लीजिएगा। कल के क्लास में थोड़ा सा कुछ समस्या के कारण क्लास बीच में रोकना पड़ा था, उस क्लास को देखिएगा। बहुत छोटा सा क्लास है। उसके बाद आज का क्लास देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। खांसी आ रहा है क्या? पानी पिलाइए पहले। आइए बच्चा, ये जो शुक्राणु, जो जर्म कोशिका, जो जर्म सेल शुक्राणु का निर्माण किया है, वो शुक्राणु आगे कैसे बढ़ेगा आपको बताते हैं। देखिए, शुक्राणु के रास्ते की बात करें, शुक्राणु के पथ की बात करें तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, शुक्राणु किस प्रकार से आगे बढ़ेगा आप जानते हैं? कहेंगे मास्टर हम नहीं जानते। अरे जाना रहे हैं।
जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण कहां होगा? शुक्राणु का निर्माण जर्म कोशिका में। अच्छा, जर्म कोशिका कहां पाई जाएगी? तो शुक्र जनन नलिका में। यानी शुक्राणु का निर्माण कहां होगा बच्चा? शुक्राणु का निर्माण, बच्चा शुक्राणु का जो निर्माण होता है कहां होता है बच्चा? जर्म कोश, कहां बोले थे जी? अच्छा, जर्म कोशिका में एक्चुअल होता है, लेकिन बार बार नमो उभय आ जाता है। ध्यान दे रहे हैं ना? आइए, शुक्राणु का निर्माण बता रहे थे बच्चा। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है बच्चा शुक्र जनन नलिका में। अच्छा, अगर हम कहें एक्चुअल स्थान बताइए शुक्र जनन नलिका, जो नलिका होती है उस नलिका में कहां कौन करता है? तो एक सेल होता है जिस सेल का नाम है जर्म सेल, जर्म कोशिका। ठीक है, यानी जो शुक्राणु होता है बच्चा, शुक्राणु का निर्माण होगा शुक्र जनन नलिका में। शुक्र जनन नलिका से, जो शुक्र जनन नलिका होगी यहां से शुक्राणु निकलेगा। हाँ, कितना बढ़िया बोल रहा है। जो शुक्राणु होगा बच्चा शुक्र जनन नलिका से जब निकलेगा तो पहुंचेगा वृषण जालक, अर्थात वृषण जालिका भी कह सकते हैं, जिसको आप रेट टेस्टिस कहते हैं। शुक्र जनन नलिका से जब शुक्राणु निकलेगा तो पहुंचेगा कहां बच्चा? कहां पहुंचेगा? वृषण जालक में, या जालिका कह सकते हैं। वृषण जालक में पहुंचेगा, और जब वृषण जालक में पहुंचेगा तब फिर कहेगा एक पहला स्टेशन आ गया। अब फिर अगले स्टेशन पे जब आएगा बच्चा, यहां से जब आगे बढ़ेगा, यहां से जब आगे बढ़ेगा मेरे देश के नौजवान, तो कहां पहुंचेगा? यहां से जब आगे बढ़ेगा, वृषण जालक से जब आगे बढ़ेगा तो पहुंचेगा बच्चा, कहां पहुंचेगा? शुक्र वाहिकाओं में, या शुक्र वाहिकाएं लिख देते हैं, समझ जाएंगे। हाँ, समझते रहिएगा। यानी जो शुक्र जनन नलिका में जो स्पर्म होता है उसका जब निर्माण हुआ, जो स्पर्म देखिए बना भी देते हैं, ये जो स्पर्म होता है जब इसका निर्माण शुक्र जनन नलिका में हुआ तो आगे बढ़ेगा तो अगला स्टेशन क्या होगा जी? वृषण जालक। वृषण जालक में आएगा, वृषण जालक से फिर आगे बढ़ेगा तो इसका अगला स्टेशन क्या होगा? खलीलाबाद होगा। नहीं बच्चा, अगला स्टेशन क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिकाएं। क्या जी फरहाना? आइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्लास चल रहा है, पढ़ा लें। आइए, शुक्रवाहिकाएं क्या बता रहे थे बच्चा? शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिका से जो ए स्पर्म होगा, जो शुक्राणु होगा, ये बच्चा और आगे बढ़ेगा। शुक्रवाहिकाएं, जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं, यहां से शुक्राणु और आगे बढ़ेगा तो पहुंच जाएगा बच्चा अधिवृषण में। अधिवृषण में कहां पहुंचेगा? अधिवृषण, इपीडिडाइमिस, अधिवृषण में पहुंचेगा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? शुक्रवाहिका, वासा इफ्रेंसिया। बहुत अच्छे, इंग्लिश बता दिए हैं ना, जो पीछे आपका टेस्टिस वाला क्लास लगा था उसमें सब बताए थे। अधिवृषण में जब पहुंचेगा, अब यहां से जब आगे बढ़ेगा, यहां ऐसे तीर लगाते हैं, समझ जाइएगा। जब यहां से बच्चा आगे बढ़ेगा, यहां से जब आगे बढ़ेगा, कोई विद्यार्थी दिमाग लगा सकता है क्या? कोई विद्यार्थी बताएंगे आप? हाँ, बहुत अच्छे, कौन बोला? बहुत अच्छे। यानी अधिवृषण के पास पहुंचेगा, यहां से जब रिलीज होगा तो अगला स्टेशन क्या होगा? शुक्र वाहक। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, शुक्र वाहिकाएं और शुक्र वाहक दोनों में फर्क होता है। इसको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, इसको वैश डिफरेंस कहते हैं।
अंतर समझिएगा। जब बच्चा पहुंच जाएगा कहां, शुक्रवाहक में, कहां बच्चा, शुक्रवाहक में, शुक्रवाहक में जब पहुंचेगा फिर यहां से फिर आगे बढ़ेगा, यहां से बच्चा फिर आगे बढ़ेगा। कहेंगे मास्टर कितना लंबा रास्ता तय करता है, ये बच्चा बहुत मेहनती है। कौन, शुक्राणु बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, बहुत मेहनत कर रहा है। देखिए कितना संघर्ष करते हुए आ रहा है। शुक्रवाहक में जब पहुंचेगा, इसके बाद शुक्रवाहक के बाद अगला स्टेशन स्खलन नलिका। कहां पहुंचेगा बच्चा, स्खलन नलिका में पहुंचेगा। ये जो शुक्राणु होता है आगे चलकर स्खलन नलिका में पहुंचेगा। स्खलन नलिका के बाद बच्चा फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगला स्टेशन फिर आने वाला है बच्चा। मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चों, अगला स्टेशन क्या होगा इसका, तो अगला स्टेशन हो जाएगा मूत्र जनन मार्ग। मूत्र जनन मार्ग मतलब ये जो मूत्र जनन मार्ग होता है, इसी रास्ते से पेशाब भी निकलता है, इसी रास्ते से स्पर्म भी निकलता है। फिर स्पर्म घूमते टहलते, मुस्कुराते, नाचते गाते, भोजपुरी गाना गाते ससुरिया पहुंच जाएगा। उसके बाद मूत्र जनन मार्ग के रास्ते जब यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां से कहां जाएगा बच्चा, फिर यहां से हो जाएगा बाहर। ठीक है, अगर नर मादा के साथ संयोग कर रहा है तो यहां मूत्र जनन मार्ग के बाद ये जो स्पर्म होगा मादा के वेजाइना अर्थात योनि में जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये जो शुक्राणु का निर्माण, जो शुक्राणु है वो बच्चा कितना लंबा रास्ता तय करके तब जाके वहां तक पहुंचा, बाहर तक पहुंचा। आप देखिएगा जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण शुक्र जनन नलिका में हुआ, वहां से जब आगे बढ़ा तो विरसण जालिका, वहां से फिर आगे बढ़ा तो शुक्रवाहिकाएं, उसके आगे अधिविरसण, अधिविरसण के फिर आगे शुक्रवाहक, उसके आगे स्खलन नलिका, उसके आगे मूत्र जनन मार्ग, और मूत्र जनन मार्ग के बाद क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये होता है बच्चा शुक्राणुओं का पथ। शुक्राणु इतना लंबा रास्ता तय करके बच्चा पहुंचता है, फिर मादा के योनि में पहुंचेगा। ईमानदारी से आप बताइएगा, क्या आपको शुक्राणुओं का पथ समझ में आ गया? कितना विद्यार्थियों को समझ में आ गया? एक बार हाथ ऊपर कर दे। मंतो साहब को नहीं आया, उठा दो बाबू, पता चल जाएगा कि आप बहुत तनाव में लग रहे हैं। मुस्कुराइए, आप बायोलॉजी क्लास में हैं। आइए, क्या इतना बात सबको समझ में आ गया? आ गया। अगर आ गया तो बच्चा यहां तक नोट कीजिए। अब आपको हम पढ़ाते हैं सहायक जननांग, जिसको आप द्वितीयक जननांग कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक जननांग में मेरे देश के नौजवान, प्राथमिक जननांग में आपका वृषण था, द्वितीयक जननांग में आपकी सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक नलिकाएं हैं और मैथुनांग है, जैसा कि आपको जो विगत लेक्चर लग चुका है उसमें बताया गया है। अब किस प्रकार है बच्चा, उसको थोड़ा धैर्य रखिए, दिल पे हाथ रख के आल इज वेल बोलिए, पहले यहां नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगर बायोलॉजी आपको समझ में आ रहा हो बच्चा, तो बच्चा एक बात याद रखिए, अपने मित्रों को इस क्लास से ज्यादा जोड़िए। एक देहाती मास्टर को भी सपोर्ट कीजिए, एक देहाती मास्टर को भी सहयोग कीजिए, ताकि आपको, आप जैसे विद्यार्थियों को, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को हम पढ़ा सके। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। क्या शुरू होगा बच्चा? अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक जननांग। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक जननांग, द्वितीयक जननांग जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, या इसको सहायक जननांग भी बोलते हैं। इसे हम बाबू 3 भाग में बांटे हुए थे।
लेक्चर नंबर 2 है ना, इसे हम 3 भाग में बांटे थे। पहला इसका जो भाग था, ध्यान से सुनिएगा, पहले भाग का नाम था क्या? सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा हो जाएगा सहायक ग्रंथियां। ये बल्ब कहाँ है, अप डाउन हो रहा है। सहायक ग्रंथियां को हम लोग क्या कहते हैं? एसेसरी ग्लैंड बोलेंगे। उसके बाद हो जाएगा मैथुनांग। बच्चा देखिए, पढ़ाई जरूर कीजिए, पढ़ाई मेहनत से कीजिए। अगर पढ़ाई अच्छे से मेहनत से नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बताया गया जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक जननांग है, इसमें सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, मैथुनांग है। ये जो सहायक नलिका है बच्चा, ये जो सहायक नलिका है, सबसे पहले इसी को पढ़ना है। जब ई खत्म हो जाएगा तब ग्रंथियों पे आएंगे, उसके बाद मैथुनांग पे आएंगे, उसके बाद किस पे आएंगे? मैथुनांग पे आएंगे। यानी सबसे पहले हमको पढ़ना है सहायक ग्रंथियां, माफ कीजिएगा, सहायक नलिकाएं। सहायक नलिका क्या है? कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें सहायक नलिकाओं की, तो सहायक नलिका में पहली सहायक नलिका हो जाएगी वृषण जालक, जिसको आप वृषण जालिका, रेट टेस्टिस भी बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा शुक्र वाहिकाएं, वासा इफ्रेंसिया। तीसरा बच्चा क्या हो जाएगा? अधिवृषण। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग को तो याद है अधिवृषण। नोट्स पढ़ के आए हैं क्या? नोट्स पढ़ के आइएगा। आप लोग को नोट्स चाहिए बच्चा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप चैनल, उसमें लिंक दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन पहले कर लीजिएगा जो व्हाट्सएप चैनल है, और वहां से फिर आप पीडीएफ होगा उसमें, वहां पीडीएफ आप ले लीजिएगा, फ्री है, उसका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिवृषण इपिडिडाइमिस। चौथे नंबर पे क्या होगा? शुक्रवाहक, वैस डिफरेंस, शुक्रवाहक के बाद अगली नलिका क्या होगी बच्चा? स्खलन नलिका। आप जैसे अच्छे बच्चे रहें तो हमको मेहनत करने की आवश्यकता है, ऑटोमेटिक आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा लग रहा है जब आप लोग बोलते हैं कि हाँ आप लोग तैयार करके आए। हालांकि ये चीज बहुत पहले थोड़ा थोड़ा बताए भी थे इसके बारे में, इसलिए याद है क्या? आइए, इसके अलावा भी कुछ है? क्या है बच्चा? शिश्न। हाँ सर, ये शिश्न इसमें नहीं आएगा, शिश्न इसमें आएगा मैथुनांग। देखिए, शिश्न के अंदर एक पतली सी पाइप पाई जाती है, उस शिश्न के पाइप के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, और पूरा डीपली शिश्न हम पढ़ेंगे। जो पेनिस होगा इसमें मैथुनांग में पढ़ेंगे, यही ना बच्चा? हाँ सर, शिश्न आप इसमें लिखवाए थे, ई कहाँ आ जाएगा? ठीक है, इसके अंदर एक पाइप आती है, मूत्र जनन मार्ग। सुने, ये किसमें आएगा? शिश्न के अंदर ही आएगा, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा। आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृषण जालक। क्या पढ़ेंगे बच्चा? वृषण जालक। देखिए, वृषण जालक पढ़ाने से पहले एक बार हम आपको दिखाते हैं वृषण की आंतरिक संरचना। जैसा कि हम पीछे आपका जो लेक्चर लग चुका है, तीसरा शायद लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में वृषण की संरचना, तीसरे या चौथे लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा। हालांकि अगर आप रेगुलर देखते हैं तो भाई टेंशन की बात नहीं, आपको पता होगा कौन सा लेक्चर है। जब हम आपको वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ा रहे थे, बात नहीं बच्चियां, जब हम आपको वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ा रहे थे, आंतरिक बनावट पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको एक एक नलिका दिखा दिए थे, वृषण जालक दिखा दिए थे, शुक्रवाहिका दिखा दिए थे, अधिवृषण दिखा दिए थे, शुक्रवाहक कहाँ होता है, सब बता दिया गया है।
मेरे देश के नौजवान, उसी स्ट्रक्चर पे एक बार हम लोग पुनः चर्चा करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका बनता कैसे आपको पूरा क्लास बता दिया गया है, लेकिन यहां उसको थोड़ा दिखाना इसलिए जरूरी है, तब आपको बेहतर ये नलिकाएं समझ में आएगा। तो पहले इसे इरेज करेंगे, फिर वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए। हम लोग समझते हैं जो विरसण की संरचना, देखिए भाई साहब समझा दिए हैं, प्यारे बच्चों समझा दिए हैं आपको, आप बताएंगे, हम तो सिर्फ बनाएंगे। सबसे जो विरसण के बाहरी सबसे बाहर परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहेंगे ही। अगला जो परत होगा अरे बहनी रुको, क्या हो जाएगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, हालांकि पढ़ाए हैं आपको, अगर अच्छे से सीखना है तो आप उसको देख सकते हैं। जो लेक्चर पढ़ाया गया है पीछे, लेक्चर नंबर 3 या 4 है। इसके बाद ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद क्या पाया जाएगा बच्चा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कितना लोगों को विरसण की आंतरिक संरचना का पूरा नाम याद है? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, हम एक बार देख ले। कितना लोग को पूरा नाम याद है? आप लोग को याद है? बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। यानी 3 लेयर, बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजाइनेलिस, बीच का जो रेड कलर से बनाया गया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो नीले कलर से बनाया है, जो बनाया गया है वो क्या हो जाएगा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आप जानते हैं इस प्रकार से जो कक्षाएं बनी हुई हैं इसे पाली कहते हैं, और ये पालियों की संख्या 200 से 250 होती है। आप जानते भी हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है, पिछला लेक्चर मतलब इससे 2 लेक्चर पहले। यहां पर 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। किसी पाली में 2 पाई जाएंगी, किसी में 3 पाई जाएंगी, किसी में 1 पाया जाएगा, जैसा भी आप याद रखना चाहें। ये लीजिए बच्चा, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सेमनीफेरस ट्यूबुली, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका। ये इस प्रकार से बनी हुई है। अब इसी शुक्र जनन नलिका के अंदर किसका निर्माण होता है बच्चा? स्पर्म यानी शुक्राणु का। और ये शुक्र जनन नलिका एक दूसरे से संलग्न होती है। मास्टर हिंदी संलग्न, संलग्न माने मिली होती है, जुड़ी होती है। हिंदी में कोई दिक्कत है क्या? आइए, ये जुड़ी होंगी इससे, ये इससे जुड़ी होंगी, ये इससे जुड़ी होंगी, होंगी कि होगा? होगा, जेंडर चेंज हो जाएगा मास्टर। हाँ ससुरा, होगी को होगा कह रहे, होगा को होगी कह रहे हैं मास्टर। कोई बात नहीं बच्चा, समझना आपको है। ये जो जोड़ है, इस जोड़ को हम लोग कहेंगे ट्यूबुली रेक्टी। क्या कहेंगे? ट्यूबुली रेक्टी। जो जोड़ है, जो एक शुक्र जनन नलिका दूसरे शुक्र जनन नलिका से जुड़ रही है, फिर रही है, रहा है, आप समझ जाइएगा। जो ये नलिका जुड़ रहा है आपस में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्यूबुली रेक्टी। जैसे यहां जोड़ है, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी। यहां से जो शुक्राणु होगा, जब यहां से शुक्राणु आगे रिलीज होगा, निकलेगा, तो आगे बच्चा एक जाल पाया जाएगा।
यहां एक जाल बना होगा जिस जाल को वृषण जालक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? वृषण जालक कहेंगे। ए वृषण जालक सब समझाएंगे। वृषण जालक के बाद आगे का जो हिस्सा होगा, वृषण जालक के बाद आगे का जो हिस्सा होगा, यहां पर बच्चा 10 से 15, यहां पर मेरे देश के अच्छे बच्चे 10 से लेकर 15 शुक्रवाहिकाएं पाई जाएंगी। और इन शुक्रवाहिकाओं का जो अगला सिरा होगा, इनका जो अगला सिरा होगा क्या होगा बच्चा? इपिडिडाइमिस होगा, अधिवृषण बोलेंगे। आइए समझाते हैं। अभी आपको शुक्राणु, अभी तो स्ट्रक्चर समझा रहे थे। मेरे देश के नौजवान, बताया क्या जा रहा है सुनिएगा। ये जो सबसे बाहरी परत है इसको हम लोग ट्यूनिका, बच्चे अरे गलत हो जाएगा। ये जो सबसे बाहरी परत होता है, अभी बताए थे बाहरी परत होता है, इसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। ट्यूनिका वेजाइनेलिस। रेड कलर से जो बनाए हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ब्लू कलर से जो बनाए हैं उसको वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये हो जाएगी शुक्र जनन नलिका। ये जो रेड कलर से बनाए हैं वृषण जालिका होगा। वृषण जालक कह दीजिए चाहे जालिका। वृषण जालक के बाद ये जो ग्रीन कलर से बना है बच्चा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे शुक्रवाहक वाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं, आवाज नहीं बच्चा। और ए वाला जो हिस्सा होगा इसको हम लोग अधिवृषण बोलेंगे। ए ब्लैक वाला अधिवृषण। अब हम आपको समझाते हैं। हमको तो अभी समझना है मास्टर, हमको समझना है शुक्राणुओं का पथ, शुक्राणु आगे कैसे बढ़ता है। तो अभी शुक्राणुओं के पथ के संदर्भ में यही बताए थे। शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन नलिका में होगा, यही बताए थे, यही बताया था ना बच्चा। शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन नलिका में होता है, यहां होता है। अब आपको एक बार बता देते पथ का रास्ता कैसे कैसे चला था, एक बार फिर से बताते हैं, फिर नलिका पे आते हैं, नलिका समझाते हैं। यहां बना, फिर यहां से कहां आया बच्चा? वृषण जालिका में आएगा। यहां से कहां आएगा बच्चा? शुक्रवाहिका में। यहां से कहां आएगा? अधिवृषण में। अधिवृषण का अगला जो सिरा होगा कहां खुलेगा? शुक्रवाहक में। शुक्रवाहक के बाद कहां जाएगा? स्खलन नलिका में। स्खलन नलिका के बाद कहां जाएगा? मूत्र जनन मार्ग में। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चे, इतना जरूर बता दीजिए क्या आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम समझाने जा रहे थे सहायक नलिकाएं, यही समझाने जा रहे थे। सहायक नलिका में सबसे पहली जो नलिका थी वृषण जालिका थी, यही नोट करवाए हैं ना, देख लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले समझते हैं वृषण जालिका के बारे में या जालक के बारे में। वृषण जालिका, जिसको हम लोग रेट टेस्टिस या इसको वृषण जालक भी आप कह सकते हैं, रेट टेस्टिस बोलते हैं। वृषण जालक कहेंगे, हाँ मास्टर वृषण जालक। देखिए वृषण जालक क्या होता है, अब इसको समझिएगा। शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका जो होती है, इस नलिका में जो शुक्राणु होता है वो जब आगे बढ़ेगा तो एक जाल में आके फंस जाएगा, एक जाल में आके इकट्ठा होगा, जिस जाल को वृषण जालक या वृषण जालिका बोलेंगे। यानी शुक्र जनन नलिका ये जो होती है एक जाल में खुलती है। कहां खुला है देखिए, रास्ता देखिए। ये जो शुक्राणु होगा जब यहां से निकलेगा तो कहां आएगा? एक जाल में आएगा कि नहीं? यानी जो शुक्र जनन नलिका होती है वो एक जाल में खुलेगी। कहां खुलेगी? एक जाल में खुलेगी, जिस जाल को वृषण जालक कहते हैं। याद रहेगा? तो क्या याद रखना है? याद यही रखना है, शुक्र जनन नलिका
शुक्र जनन नलिका एक जाल में खुलती है, एक जाल में खुलती है जिसे क्या कहते हैं? वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक कहते हैं। इतना बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है? जो शुक्र जनन नलिका होती है वो एक जाल में खुलती है जिसे वृषण जालक रेट टेस्टिस कहते हैं। ठीक है मास्टर, आगे बताइए। जब यहां से शुक्राणु सब रिलीज होगा, यहां से शुक्राणु, कहां से? शुक्र जनन नलिका से। यहां से शुक्राणु जब निकलेगा तो आके इसी जलिया में इकट्ठा हो जाएगा। ये जो जाल है बच्चा, इसी जाल में सब शुक्राणु क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, इसी जाल में आके फंस जाएगा। यानी कह सकते हैं वृषण जालक क्या करता है बच्चा? वृषण जालक शुक्राणु को या शुक्राणुओं को इकट्ठा करता है। इतना बात याद रहेगा। आपको क्या समझना है? ये जो रेट टेस्टिस वृषण जालक होता है, इसमें शुक्राणु सब इकट्ठा होते हैं। जब शुक्र जनन नलिका से निकलेंगे, सब सरसरा के निकलेंगे। यथू दूठू नहीं, 40 करोड़ शुक्राणु धड़धड़ा के फेंकेंगे इकट्ठे। 40 करोड़ शुक्राणु इकट्ठे जब निकलेंगे तो जलिया कहेगी आ, इसे समेट लेगा जाला। तो जो यही जाल होता है, जो जाल होगा वृषण जालक, इसी में सब समेट लेगा, सब बटोर लेगा। कहेगा सब लोग इकट्ठा हो जाओ, भुलाना भटकना नहीं, आओ सब लोग हमारे पास इकट्ठा हो जाओ, उसके बाद तब तुम लोग को आगे फेंकेंगे। तो ये जाल क्या करता? सबको इकट्ठा कर लेगा। क्या आप वृषण जालिका समझ गए? बोलिए बच्चा, क्या आप वृषण जालिका समझ गए? वृषण जालिका के बाद जो हमारी अगली नलिका है, वृषण जालिका के बाद जो हमारी अगली नलिका है, उसे हम लोग कहेंगे शुक्र वाहिकाएं। अभी नोट करवाए हैं, थोड़ी देर पहले नोट किया गया है ना बच्चा? शुक्र वाहिकाएं। आइए समझते हैं शुक्र वाहिकाएं क्या है, कौन सी नलिका है। देखिए शुक्र वाहिकाएं, वासा इफ्रेंसिया, शुक्र वाहिकाएं, यही है बच्चा क्या? शुक्र वाहिकाएं। ये जो शुक्र वाहिकाएं हैं, जो वृषण जालक होगा बच्चा, जब सबको इकट्ठा कर लेगा, उसके बाद ढकेलेगा, कहे जो भाई अब तो काम हमारे पास खत्म, सबको इकट्ठा कर लिए, अब आप लोग जाओ आगे। तो आगे यहां वृषण जालिका से जब रिलीज करेगा तो कहां आएगा? सब कहां आएगा बच्चा? जल्दी बताइए। शुक्र वाहिका के पास। सब कहां आएगा? शुक्र वाहिका के पास। यानी कह सकते हैं ये जो शुक्र वाहिका होती है, शुक्र वाहिका शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है, मार्ग प्रदान करता है। अच्छा बताइए, वृषण जालिका में था तो जब यहां आएगा तो कह रहा भैया देखो ये चक्रोड़वा थाम के सरसरा के आगे जाओगे तो भेंट मुलाकात हो जाएगा अधिवृषण से। तो यह चक्रोड़वा थाम के भैया जाना, और यह चक्रोड़वा को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? इसी चक्रोड़ को हम लोग शुक्र वाहिकाएं कहेंगे। यानी हमको एक चीज समझ में आ गया मास्टर। क्या समझ में आ गया? जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं, शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए क्या देती हैं? मार्ग प्रदान करती हैं। याद रहेगा। अब सुनिएगा, ये जो शुक्र वाहिका होती है कहां खुलती है? तो शुक्र वाहिका कहां खुलेगी? अधिवृषण में। शुक्र वाहिका कहां खुल रही है? अधिवृषण में। तो लिखेंगे क्या? शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण में खुलती है
खुलती है। ठीक, इसकी संख्या कितनी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 से 15। 10 से 15 कह सकते हैं, 10 से 16 कह सकते हैं, लेकिन 15 याद रखिए चाहे 16 याद रखिए, चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होगी बच्चा? किसकी संख्या? शुक्र वाहिका। इसकी संख्या बच्चा हो जाएगी 10 से 15। किसकी संख्या? संख्या हो जाएगा बच्चा 10 से 15। इतना बात याद रहेगा, इतना बात याद रहेगा। जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको हम इसके आगे बता दें। आज इसको खत्म कर देते हैं, जल्दी नोट कीजिए। अब मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चे, मेरे देश के होनहार बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे अधिवृषण। सहायक नलिका में अब कौन सी नलिका आ गई बाबू सामने? अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। बात करें अगर अधिवृषण की बच्चा, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये जो अधिवृषण होता है, जो अधिवृषण होता है, ये 6 मीटर लंबा होता है। बच्चा जो अधिवृषण होगा इसकी लंबाई 6 मीटर। कहेंगे मास्टर 6 मीटर हमसे भी बड़ा, तो सही बात है। सर जी तब आया कैसे ही शरीर में? मास्टर बताएगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। देखिए बच्चा याद अभी इतना रखना है, अधिवृषण की जो लेंथ लंबाई होती है 6 मीटर होती है, ये अति कुंडलित होती है। कहेंगे सर ठीक है, लेकिन 6 मीटर सर जी इतना छोट के टेस्टिस होता है, 6 मीटर धागा ओकरे अंदर कैसे? हम बताएं। 6 मीटर का धागा काट लीजिए, काट लिए, काट कैसे अजुरा दीजिए, कितना होगा? चपटा सा हो जाएगा, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होगा। इतना बड़ा होगा, होगा कि नहीं? उसी प्रकार जो बच्चा, उसी प्रकार जो अधिवृषण होता है, इसकी लंबाई तो 6 मीटर होती है, लेकिन ये अजुराइल रहता है। अजुराइल रहने के कारण बच्चा ये बहुत ही अधिक चपटा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है, और लगभग कितना? 4 सेंटीमीटर में कवर कर लेता है। 6 मीटर लंबी नलिका एडजस्ट कितना में कर रहा है? 4 सेंटीमीटर। कहेंगे मास्टर कैसे? जैसे एक कोई टेस्टिस है, ध्यान दीजिए, कहां बना? यहां बनाते हैं। एक कोई टेस्टिस है, टेस्टिस, टी फॉर टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के बच्चा, इस टेस्टिस के निचले सिरे पे, कहां? निचले सिरे पे अधिवृषण पाया जाएगा, इसे अजुराइल रहेगा। समझ में आ गया? ये इस प्रकार से होता, यानी चपटा होगा और 6 मीटर लंबी नलिका 4 सेंटीमीटर में कवर कर लेगी। यानी एक कहां पाया जाएगा? तो वृषण के नीचे, वृषण के निचले निचले सिरे पर, वृषण के निचले सिरे पर स्थित होता है, स्थित होता है। क्या समझ में सबको आ रहा है? वृषण के निचले सिरे पर स्थित होता है। सर इसका काम क्या होता है? बच्चा काम इसका बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक बेहतर कोई भी पुरुष एक बेहतर शुक्राणु चाहता है, वो चाहता है शुक्राणु बिल्कुल मैच्योर हो, बिल्कुल परिपक्व हो, तो ये स्पर्म जो है, जो ये शुक्राणु है, ये आगे बढ़ते हुए जब यहां आएगा, आगे बढ़ते हुए जब यहां आएगा, तो इस अधिवृषण में इस अधिवृषण में इन शुक्राणुओं को बच्चा लगभग 10 से 15 दिन तक रहना होगा। यानी 10 से 15 दिन में ये पूरी तरह क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिपक्व। परिपक्व मतलब पक जाना, बढ़िया से मजबूत हो जाएगी, परिपक्व।
यानी 10 से 15 दिन में ये जो स्पर्म होते हैं, अगर किसी अधिवृषण में स्पर्म, ढेर सारे स्पर्म, 40 करोड़ स्पर्म जो हैं, अगर किसी अधिवृषण में ये 10 से 15 दिन तक रुके रह गए, रुकेगा, अगर कोई पुरुष इसको जबरदस्ती बाहर ना निकाले तो रुका रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें 10 से 15 दिन तक इसमें जब बने रहेंगे तो ये परिपक्व हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, जो आगे चल के बहुत ही कारगर साबित होंगे। जैसे किसी को पिता बनना है, तो पिता बनना होगा तो 10 से 15 दिन तक रहेंगे, तो इसमें भरपूर न्यूट्रिशन, पोषण होगा, ये बहुत ज्यादा गतिशील होंगे, ये आगे चल के अपना काम बहुत बेहतर बखूबी निभाएंगे। जो इनका काम होगा, काम क्या होगा आगे बताएंगे, चैप्टर में ही बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा। यानी आपको बताया क्या जा रहा है, एक परिपक्व शुक्राणु को पूरी तरह तैयार होने में अधिवृषण में 10 से 15 दिन तक का समय लगता है। कहेंगे हाँ मास्टर, 10 से 15 दिन में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे। जब 10 से 15 दिन में परिपक्व हो जाएंगे, तब अधिवृषण, ये जो अधिवृषण होती है चाहे होता है, ये जो अधिवृषण होता है एक नलिका में इसको रिलीज करेगा, जिस नलिका को शुक्रवाहक कहते हैं, वैस डिफरेंस शुक्रवाहक कहते हैं। यानी सुनिएगा, जैसे हम कहें अधिवृषण यहां समाप्त हो रही है, तो जहां अधिवृषण समाप्त होगी उसके आगे एक नलिका का शुरुआत होगा, उसके आगे एक नलिका का शुरुआत होगा, उस नलिका को हम लोग क्या कहेंगे, शुक्रवाहक। यानी जब शुक्राणु इसमें परिपक्व हो जाएंगे तो यहां से क्या होगा बच्चा, ये रिलीज होंगे, सब बाहर आएंगे और आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, शुक्रवाहक में। अब शुक्रवाहक क्या होता है, अब इसको समझते हैं। हेडिंग क्या करेंगे बच्चा, शुक्रवाहक। देखिए जो वॉइस डिफरेंस जो शुक्रवाहक होगा, मेरे देश के अच्छे बच्चे, जो शुक्रवाहक होगा एक किस प्रकार की नलिका होती है, कैसे काम करती है। शुक्रवाहक, पहली बात याद रखिएगा, शुक्रवाहक मेरे देश के अच्छे बच्चे, ये जो शुक्रवाहक नलिका बनाए हुए हैं, ये बच्चा लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होगी। ये नलिका लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होगी। दूसरी बात, इसका काम केवल इतना होगा, शुक्राणु जो आएगा उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता देगा, जा जा जा, आगे बढ़ने के लिए इसको रास्ता देगा। यानी जो शुक्राणु होगा उसको आगे बढ़ने के लिए क्या देगा बच्चा, मार्ग देगा, मार्ग प्रदान करेगा कि भाई साहब आप जाओ और आगे बढ़ जाओ। याद रहेगा, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को कोई समस्या। हाँ, अधिवृषण में एक और बात आप याद रख सकते हैं, याद आ गया तो बता दिए। अधिवृषण का जो बनावट होता है, इंग्लिश में कॉमा देखे, कॉमा, हाँ कॉमा के आकार का होता है, समझ जाएंगे, कॉमा के आकार का होता है। ये याद आ गया तो बता दिए, शायद ध्यान से उतर गया था, फिलहाल कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो बड़ा बड़ा शहर तो नहीं, बहुत छोट छोट गांव है, यहाँ छोटी छोटी बातें होगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो यहां बताया गया जो शुक्रवाहक होता है इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रदान करता है। और जो शुक्रवाहक होता है बच्चा, ये इस खलन नलिका में खुलता है, इस खलन नलिका में खुलता है। यहां तक नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बचा है, फिर पढ़ाते हैं, नोट कीजिए। अब मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। स्खलन नलिका क्या होती है बच्चा, समझिएगा। स्खलन नलिका क्या होती है, हम जान रहे हैं बच्चा, अंधेरा हो रहा है, दिन बैठ रहा है, हम जान रहे हैं आप लोग घर जाना चाहते हैं, शरारत करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
स्खलन नलिका बच्चा, जो शुक्रवाहक होगा, शुक्रवाहक शुक्राशयी नलिका से मिलता है। यानी जो शुक्रवाहक होगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, मेरे देश के प्यारे बच्चे, समझाया क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है बच्चा, समझाया यही जा रहा है जो शुक्रवाहक होता है शुक्राशयी नलिका से मिलता है। और जब इससे मिलेगा तो मिलने के बाद बच्चा, मिलने के बाद ये नलिका क्या होगा, जो शुक्रवाहक होगा, आगे चलकर जब शुक्राशयी नलिका से मिलता है तो मिलकर ये स्खलन नलिका क्या कहते हैं, मूत्र, हाँ, मूत्र जनन मार्ग में खुलेगा, मूत्र जनन मार्ग में खुलेगा। यानी आपको बताया क्या गया, इसमें बस इतना याद रखिएगा, जो शुक्रवाहक होता है, अधिवृषण के बाद शुक्रवाहक दिखाए ना चित्र में, जो शुक्रवाहक, अब मिटा दिए तो क्या बताएं, जो शुक्रवाहक होता है, शुक्रवाहक बच्चा आगे चलकर, शुक्रवाहक आगे चलकर एक शुक्राशयी नलिका होगा, शुक्राशयी नलिका, उस नलिका से क्या होगा, जाके मिल जाएगा। और जब वहां से मिल जाएगा तो आगे का जो मार्ग होगा, जो आगे का रास्ता होगा, जो आगे का खुला हुआ रास्ता होगा, मूत्र जनन मार्ग होगा। और इसी मूत्र जनन मार्ग से जो शुक्राणु होगा, जो शुक्राणु होगा बच्चा, बाहर हो जाएगा। क्या होगा बच्चा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा मूत्र जनन मार्ग, ये जो मूत्र जनन मार्ग होता है, अब बता देते हैं, ये जो मूत्र जनन मार्ग होता है वो शिश्न में उपस्थित होगा। कहां उपस्थित होगा, शिश्न में उपस्थित होगा। आज का क्लास यहीं रोकते हैं, फिर यहीं से कल का क्लास शुरू किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। मेरे देश के अच्छे बच्चे, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से पढ़िए, आपसे हम यही उम्मीद कर रहे हैं। और आपके माता पिता भी आपसे यही उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि आप जिस कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं, सुरेंद्र सर के पास पढ़ रहे हैं, तो आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आप अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक बेहतर, एक अच्छे और लाजवाब क्लास के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद।